नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का हमारा पाठ कारक, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप देखिए, ये जो कारक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप क्लास 8 तक पढ़ते आते हैं कारकों को। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर समास जैसे बड़े बड़े टॉपिक पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, वाच्य पढ़ते हैं, तो जिसके लिए आपको यहाँ पर कारकों के विषय में ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम उन्हीं कारकों को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो कारक के भेद हमने अपने पिछले कुछ सेशंस में पढ़े हैं, तो कारक की परिभाषा हम जान चुके हैं, कारक के प्रयोग को हम जान चुके हैं। आज हम कारकों के जो भेद हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर कारक के जो भेद हैं उनमें हमने जो सबसे पहला कर्ता कारक, इसको हमने पढ़ा अपने लास्ट सेशन में, आपने देखा। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हम अब शुरू करने वाले हैं अपने जो कारक है उनके भेदों को। तो सबसे पहला भेद पढ़ा हमने अपने लास्ट सेशन में, जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसमें परसर्ग जो है आपका ने, तो जो परसर्ग है उसका भी अर्थ मैंने आपको बताया था। पर का अर्थ होता है बाद, यानी कि जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद लगाया जाता है उसको परसर्ग कहा जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कर्ता कारक के विषय में कहा, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम को करने वाले का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम से के जिस रूप से काम को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। और ये जो परसर्ग होते हैं, ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये जो कारक चिन्ह होते हैं, इनको हमेशा किसके बाद लगाया जाता है? संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगाया जाता है। तो हमने देखा कि एग्जाम्पल के तौर पर अंकित ने फूल तोड़ा, तो अंकित क्या है? संज्ञा है, अंकित क्या है? कर्ता है। ठीक है, तो उसका परसर्ग क्या हमने यहाँ पर लगाया? ने। पिताजी ने रुपए दिए, प्रणव ने खाना खाया, अनिल ने पुस्तक पढ़ी, अंशु ने खाना बनाया। तो ये चीज हमने यहाँ पर एक पढ़ी। और उसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बताया कि जो परसर्ग होता है, कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है, वो आपका वर्तमान काल और भविष्यत काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं प्रयोग किया जाता। जैसे वरुण पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर वरुण क्या है? कर्ता है, लेकिन इसको हमने यहाँ पर परसर्ग का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये भविष्यत काल की बात हो रही है कि वरुण पुस्तक पढ़ेगा। बिल्कुल उसका दूसरा वाक्य, नेहा स्कूल जाती है, तो जो जाती है शब्द है ये वर्तमान आपकी क्रिया है। ठीक है, ये वर्तमान काल में हो रही क्रिया है, नेहा स्कूल जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और ठीक इसी तरह एक और पॉइंट हमने यहाँ पर बताया कि अकर्मक क्रिया के साथ भी विभक्ति नहीं लगती, ने की विभक्ति नहीं लगती अकर्मक क्रिया के साथ भी। तो जैसे आप देख सकते हैं, लड़के ने चित्र बनाया, लड़के ने चित्र बनाया। अब यहाँ पर काल की बात नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पर काल की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पर बात हो रही है क्रिया की, कि क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें विभक्ति नहीं लगती। लड़के ने चित्र बनाया, लड़के ने चित्र बनाया, तो यहाँ पर भूतकाल है और चित्र बनाया, जो बनाया शब्द है वो सकर्मक क्रिया है, तो इसीलिए यहाँ पर ने लगाया गया है। लेकिन आप ठीक उसके ही नीचे एक जो वाक्य देख रहे हैं, लड़के आए, क्रिया तो ये भी भूतकाल की है, लेकिन कैसी क्रिया है? आए, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। क्या आए? तो कोई यहाँ पर जवाब नहीं है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर
कारक जो कर्ता कारक है उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर भी हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, इसका अगला जो भाग है वो है आपका करण कारक, कर्म कारक। तो कर्म कारक को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक आप सभी ने नोट किया है अपनी कॉपी में, बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि साथ साथ आपने नोट डाउन भी करना है। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है कर्म कारक। कर्म कारक, और देखिए विभक्तियां मैंने आपको पहले ही लिखवा दी हैं, तो आपको याद होनी चाहिए कि कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है। कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है? कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है? कर्म कारक की विभक्ति है को। कर्म कारक की विभक्ति या परसर्ग है को, ठीक है। इसको विभक्ति या परसर्ग भी कह सकते हैं, विभक्ति या परसर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब कर्म कारक, देखिए कर्ता कारक में हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें काम करने वाले का बोध होता है, क्योंकि वो कर्ता कारक था, काम करने वाले व्यक्ति का बोध वहां पर हो रहा था। और नेक्स्ट अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर, वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर जब पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्रिया का फल किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर पड़ रहा था, लेकिन अब क्रिया का फल जो है कर्ता पर ना पढ़कर वाक्य में आई हुई दूसरी संज्ञा से पड़ता है, तो उसको कर्म कारक कहते हैं। यानी कि दूसरी संज्ञा जो है वो क्या है? कर्म कारक है या कर्म है। एक बार लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जब वाक्य में क्रिया का फल, जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर, कर्ता पर ना पढ़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर, वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से इसको समझिए कि हमने कहा, अगर हम कहें कमल पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, कमल पुस्तक पढ़ता है, कमल पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला हमने यहाँ पर शब्द जो लिया, वाक्य जो लिया, आपको अब आप सोच रहे होंगे कि हम परसर्गों के विषय में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप ध्यान पूर्वक समझिएगा कि जो ये वाक्य हमने लिखे, कमल पुस्तक पढ़ता है, कमल पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा। तो वाक्य में पढ़ना और मारना, पढ़ना और मारना जो क्रमशः पुस्तक और रावण पर
जा रहा है। क्रिया का जो फल है पढ़ना और मारा, ठीक है, दोनों ही पढ़ता है और मारा, ये दोनों किस पर जा रहा है? ये क्रमशः जो क्रिया का फल है वो जा रहा है आपके पुस्तक और रावण पर, ठीक है। इसका जो सूचक चिन्ह है वो को है। कभी कभी ये छिपा हुआ भी रहता है, ये कभी कभी ये छिपा हुआ भी रहता है, जैसे मैंने दूध पिया। तो यहां पर मैंने शब्द से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर पिया शब्द का जो फल पड़ रहा है, कर्म क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि मैंने दूध पिया। तो ये यहाँ पर भी आपका कर्म कारक है, लेकिन वो छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना कि मैंने दूध को पिया, ऐसे ही कि मैंने दूध पिया, या बोलेंगे भी ऐसे ही कि मैंने दूध पिया। तो यहाँ पर जो कर्म कारक चिन्ह होता है वो छिपा हुआ होता है, ठीक है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? अब आप इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर कर्म कारक चिन्ह है? आप इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर कर्म कारक चिन्ह है? तो आप क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से पहले क्या और किसको, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे क्रिया से पहले। तो कैसे? जैसे यहाँ पर कमल पुस्तक पढ़ता है, कमल किसको पढ़ता है? तो कमल पुस्तक को पढ़ता है। राम ने किसको मारा? राम ने रावण को मारा। मैंने क्या पिया? मैंने दूध पिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह का प्रश्न करेंगे तो जो आंसर हमारा आता है, उत्तर जो हमारा आता है, वो हमारा कर्म कारक चिन्ह होता है। जैसे कमल क्या पढ़ता है? तो उत्तर आएगा पुस्तक, ये आपका कर्म कारक है। और राम ने किसको मारा? उत्तर आएगा रावण, कर्म कारक है। मैंने क्या पिया? तो दूध, तो यह आपका कर्म कारक चिन्ह है, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को कर्म कारक चिन्ह के विषय में? अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे नेहा ने क्या खाया? नेहा ने क्या खाया? तो आप उसको जब लिखेंगे तो आपका उत्तर होगा नेहा ने खाना खाया, ठीक है। तो खाना क्या है? कर्म कारक है। या राजेश ने अंशु को पढ़ाया, राजेश ने अंशु को पढ़ाया। तो राजेश ने किसको पढ़ाया? अंशु। तो अंशु शब्द जो है वो आपका कर्म कारक चिन्ह है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कर्म कारक के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने याद रखनी है कर्म कारक चिन्ह के लिए भी, ठीक है। कर्म कारक के लिए भी जिस तरह से हमने कर्ता कारक के लिए महत्वपूर्ण बातें पढ़ी, इसी तरह से कर्म कारक के लिए भी महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है कि जो अप्राणीवाचक होते हैं। देखिए अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक या अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म भी इसको कह सकते हैं। जहां पर निर्जीव वस्तुओं की बात हो रही हो, अप्राणीवाचक की बात हो रही हो, कर्म के साथ को नहीं लगता। क्लियर सभी को? ठीक है। तो अभी अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? कमल पुस्तक पढ़ता है, कमल पुस्तक पढ़ता है। तो जो पुस्तक है वो कैसा है? शब्द सजीव है कि निर्जीव है? जो पुस्तक शब्द है
ये सजीव है या निर्जीव है? सजीव और निर्जीव सभी को पता है, क्लास 10th के बच्चे हैं आप। तो पुस्तक क्या है? निर्जीव वस्तु है। तो ये इसके साथ को का प्रयोग नहीं होगा। कमल पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पर को शब्द नहीं आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमने अगला एग्जाम्पल दे रखा है, राम ने रावण को मारा। तो रावण सजीव है, एक इंसान है, एक मनुष्य है, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका को शब्द लिखा गया है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूध पिया। तो दूध क्या है? निर्जीव है, यानी कि दूध तो एक लिक्विड है, तो उस पर भी को शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्लियर हो गया कि जो आपका निर्जीव कर्म होगा वहां पर को शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां पर को नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये एक लाइन क्लियर हो गई। और इसको अप्राणीवाचक कर्म कहते हैं, क्योंकि अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म हमने कहा है, तो इसी को अप्राणीवाचक कर्म कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि वाक्यों में दो कर्म होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक ही वाक्य में दो कर्म होते हैं कई बार। तो जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको अभी देखिए, पहले हम इसको मैं यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ। तो देखिए कि अध्यापक या अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमने कहा कि कभी कभी वाक्य में दो क्रियाएं दो कर्म होते हैं, ठीक है। अब दो कर्म कैसे? अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। माँ ने या माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो यहाँ पर बच्चे को पाठ पढ़ाया, बच्चे को दूध पिलाती है। तो दोनों वाक्य में दो दो कर्म है, अंडरलाइन किए हुए हैं, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो दो कर्म है। अब देखिए इसमें से जो सजीव कर्म है उसके साथ को का प्रयोग किया गया है, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। जो सजीव कर्म है उसके साथ को का प्रयोग किया गया है, और जो निर्जीव कर्म है उसके साथ को का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे बच्चों को, बच्चे क्या है? सजीव है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब देखिए अध्यापिका ने बच्चों को पाठ को पढ़ाया, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पाठ क्या है? निर्जीव है, निर्जीव कर्म है। माँ बच्चे को दूध को पिलाती है, तो दूध क्या है? निर्जीव कर्म है। तो इसीलिए जो सजीव कर्म है उसके साथ को का प्रयोग लगाया गया, और जो निर्जीव कर्म है उसके साथ को का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है। अब ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। और अब हमें अपना तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो पॉइंट है, उसको पढ़ना है करण कारक, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, होमवर्क में यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ।
तो कुछ और एग्जाम्पल भी आप इस तरह के इसमें लिख सकते हैं, जो सबसे पहले कर्म कारक चिन्ह को दिखा रहे हो, और फिर कुछ इस तरह के कि जो सजीव कर्म के साथ आपने को का प्रयोग किया है और निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट आते हैं करण कारक। देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, नंबर 3 है हमारा करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होता है? कौन सा परसर्ग लगता है इसमें? फटाफट याद कीजिए, कौन सा परसर्ग इसमें यूज किया जाता है करण कारक चिन्ह में? करण कारक चिन्ह में आपका परसर्ग यूज किया जाता है, लिखा जाता है से। कौन सा परसर्ग लिखा जाता है? से। देखिए से जो है, अब यहां पर हमने कहा, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि करण को आप करण मत समझिए, आप सोचिए कारण। आप दिमाग में याद रखिए, करण का अर्थ है, कर्ता का अर्थ पता है काम करने वाला, कर्म का अर्थ पता है कि जो काम करने का जो साधन या काम करने जो कर्म है, यानी कि जो काम किया जा रहा है, और करण का यहाँ पर अर्थ है कारण या साधन। तो इसको आप ऐसे दिमाग में याद रखिए, तो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करण कारक के साथ हम से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो से का प्रयोग हम करते हैं करण कारक के साथ। अब करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, ये पहले भी मैंने आपको लिखवाया है, लेकिन फिर से लिख लीजिए, करण साधन माध्यम कारण। ठीक है, तो ये होता है आपके करण का अर्थ, यानी कि जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है, जिस साधन या माध्यम के द्वारा कर्ता क्रिया करता है, उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कमल पेन से लिख रहा है। कमल पेन से लिख रहा है। हम चम्मच से खीर खा रहे हैं। हम चम्मच से खीर खा रहे हैं। ठीक है, या लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। फिर बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। अध्यापिका चॉक से लिख रही है। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके? करण कारक के। देखिए कमल लिख रहा है,
कमल लिख रहा है, लेकिन किससे? पेन से। लिखने का साधन क्या है? पेन है। हम खीर खा रहे हैं, हम खीर खा रहे हैं, लेकिन हम किससे खीर खा रहे हैं? चम्मच से। लड़के खेल रहे हैं, लेकिन लड़के किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से। लड़के किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से। तो कमल पेन से लिखता है, हम चम्मच से खीर खा रहे हैं, लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं, बच्चे किससे स्कूल जा रहे हैं? बस से स्कूल जा रहे हैं। अध्यापिका किससे लिख रही है? अध्यापिका चाक से लिख रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है? साधन है, करण कारक है। कारण है, क्रिया को करने का माध्यम है, क्रिया को करने का साधन है। बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी। इसमें से परसर्ग यूज किया जाएगा हर जगह, आप देख सकते हैं। अगर और आपको इसकी पहचान करनी है, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए यहाँ पर कभी कभी जो आपका करण कारक चिन्ह होता है, इसमें के साथ, के द्वारा आदि चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। से तो हमने बता दिया, लेकिन करण कारक में के साथ या के द्वारा परसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। से तो है ही, लेकिन के साथ और के द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि कार्य करने का माध्यम बताया जा रहा है, तो कार्य करने का साधन बताया जा रहा है, तो के साथ और के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन ने समोसे के साथ या चटनी के साथ समोसा खाया। और इसका एक और एग्जाम्पल, चाकू के द्वारा फल काटे जाते हैं। मोहन ने चटनी के साथ समोसा खाया, चाकू के द्वारा फल काटे जाते हैं। ठीक है, क्लियर आपको पॉइंट? साधन दिखाया गया है, साधन दर्शाया गया है कि आपको करण में साधन दिखाना है, जैसे कि पहले ही क्लियर कर दिया है। करण अर्थात साधन, माध्यम या कारण। तो जिस साधन के माध्यम से या जिस साधन के माध्यम द्वारा कर्ता क्रिया को करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कमल पेन से लिख रहा है, हम चम्मच से खीर खा रहे हैं, लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं, अध्यापिका चौक से लिख रही है, बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं। और एक पॉइंट इस पर हमने और यहाँ पर लिखा, ऐड किया कि करण कारक में के साथ या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मोहन ने चटनी के साथ समोसा खाया और चाकू के द्वारा फल काटा जाता है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नंबर 3 तक हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। कर्ता कारक
कर्म कारक और करण कारक को हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। एग्जाम्पल्स के साथ हमने इनको समझ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर कुछ भी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आ रही है, जिसको फिर से रिवाइज करना है, आप बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्लास में इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि जब तक आप क्लास में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आप कितनी भी इजी चीजें पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जब आप इंटरेक्शन करते हैं, एक के बाद एक प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं और उससे आपका जो एक टॉपिक होता है, जो बेस होता है, वो क्लियर हो जाता है कि कैसे हमने इसको समझना है। लेकिन आप क्लास में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा बात यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। तो बच्चे नेक्स्ट टाइम से क्लास में इंटरेक्शन जरूर करें। जो भी बच्चे लॉग इन हैं, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और साथ के साथ वो नोट डाउन भी जरूर करें। हिंदी व्याकरण एक आपका ऐसा टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल भी रटकर याद नहीं कर सकते, आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है और फिर उसको अप्लाई करना है। तो कारक एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे हिंदी व्याकरण का, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।